मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिनवू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी बहुत पुराने मेंशन के बाहर खड़ा होकर उसकी फोटोज ले रहा था। ये सारी बिल्डिंग्स काफी ज्यादा पुरानी है और फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं रहता और यही एक वजह थी जिनवू के यहाँ पर आने की। ये असल में एक एनिमेशन आर्टिस्ट है जो अपने एनिमेशन के माध्यम से हॉरर स्टोरीज को एक्सप्लेन करता है। उसे अपने काम के लिए कुछ नई हॉरर स्टोरीज की तलाश थी और उसकी यही तलाश उसे इस जगह पर खींच लाई। इस मेंशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं और इसी वजह से इस जगह को हॉन्टेड प्लेस माना गया है। यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। तभी अचानक हमें जिनवू के पीछे एक छोटा बच्चा नजर आता है, लेकिन जब तक वो मुड़कर उसे देख पाता तब तक वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। यानी कि ये बात काफी हद तक सच है कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो इसे एक हॉन्टेड प्लेस बनाता है। वैसे तो ये मेंशन पिछले काफी सालों से खाली ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक केयर टेकर है जो पिछले काफी समय से इसकी देखभाल कर रहा है। वो जिनवू से मिलकर उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। जिनवू कहता है कि मैं कुछ रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज की तलाश में यहाँ पर आया हूँ, तो क्या आप मुझे इस जगह से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे। केयर टेकर उसे बताता है कि काफी साल पहले इस बिल्डिंग में एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। फिर एक दिन अचानक से ही यहाँ आग लग गई और यहाँ पर रहने वाली ज्यादातर फैमिलीज तो बच के निकल गई, लेकिन उस अनाथ आश्रम के सारे बच्चे जलकर मारे गए और तब से ही यहाँ काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये केयर टेकर जिनवू को इस मेंशन से जुड़ी हुई सच्ची कहानियां सुनाना शुरू करता है। पहली कहानी का नाम है अ बुक राइटर और ये घटना घटी थी रूम नंबर 504 में। आज से कुछ साल पहले एक राइटर इस बिल्डिंग के रूम नंबर 504 में रहने के लिए आया था। उसके यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी इस मेंशन का सन्नाटा, क्योंकि एक राइटर होने के नाते उसे एक साइलेंट सी जगह की जरूरत थी और उसके घर में एक छोटा बच्चा था जिसकी वजह से वो अपनी नई बुक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर रात के समय जब वो राइटिंग कर रहा था तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आती हुई महसूस होती हैं। जब वो कान लगाकर इन आवाजों को ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि नीचे वाले फ्लोर में काफी सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। वो अगले दिन अपने उस ब्रोकर को ये बात बताता है जिसने उसे ये फ्लैट रेंट पर दिलवाया था, लेकिन ब्रोकर उसकी इस बात को मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि नीचे वाला फ्लैट तो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। असल में इस ब्रोकर को भी ये बात पता थी कि ये एक हॉन्टेड बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उसने इस राइटर को ये बात नहीं बताई। ब्रोकर उसे भरोसा दिलाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और डरने जैसी कोई बात नहीं। अगले दिन जब राइटर पानी पीकर अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि उसका लैपटॉप वहां से गायब हो चुका है। फिर किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनकर वो अपना दरवाजा खोलता है। बाहर किसी छोटे बच्चे का एक शूज पड़ा हुआ था जो थोड़ा बहुत डराने जैसा था। तभी अचानक से उसका लैपटॉप ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और फिर वो एक छोटे बच्चे को अपने हाथों पर भागते हुए देखता है। ये सब कुछ उसके लिए काफी अजीबोगरीब और डराने वाला था। वो डिसाइड करता है कि नीचे के फ्लोर पर जाकर इसका पता लगाएगा। वहां पहुंचकर वो देखता है कि इस फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन एक फ्लैट में छोटे बच्चों के काफी सारे जूते रखे हुए थे। गुस्से में वो इन सारे जूतों को एक गार्बेज बैग में डालकर फेंक देता है। फिर रात के समय जब वो सो रहा था तो अचानक से ही उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो देखता है कि जिन शूज को उसने आज सुबह ही फेंका था वो वहीं उसके घर के अंदर ही रखे हुए थे। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि तभी इस घर की डोरबेल दोबारा बजती है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर देखता है तो उसे कुछ जले हुए बच्चे नजर आते हैं। ये सब कुछ देखकर वो काफी डर गया था और इसीलिए गेट नहीं खोलता, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर ही काफी सारे जले हुए बच्चों की आत्माएं उल्टी लटकी हुई थी। इस राइटर के मरते ही कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां केयर टेकर जिनवू को इस मेंशन से जुड़ी हुई कहानियां सुना रहा था। जिनवू कहता है कि सिर्फ एक कहानी से उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए उसे ऐसी ही कुछ और कहानियों की भी जरूरत है। तो केयर टेकर उसे इस मेंशन से जुड़ी हुई एक दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी का नाम है फार्मासिस्ट और ये घटना इस बिल्डिंग के रूम नंबर 907 की है। यहाँ हम किम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेशे से फार्मासिस्ट थी। इस कमरे में रखे रेडियो पर यह न्यूज आ रही है कि एक आदमी अपने वाइफ और बच्चे का मर्डर करके फरार है और फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किम फोन पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रही थी। किम की माँ उसे समझा रही थी कि तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। असल में किम के फादर ने उसकी माँ को धोखा दिया था और इसीलिए वो इस दुनिया के सारे ही मर्दों से नफरत करने लगी थी। किम को अपनी मदर की ये सब बातें पसंद नहीं आती और इसीलिए वो नाराज होकर कॉल कट कर देती है। इस कमरे में लगी एक फोटो को देखकर हमें पता चलता है कि वो पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है और इसीलिए वो इस मामले में अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। फिर रात के समय उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था तो किम उससे इसका कारण पूछती है। वो कहता है कि हमारे अफेयर के बारे में मेरी वाइफ को पता चल चुका है, तो इसीलिए क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ यहाँ रह सकता हूँ। किम कहती है कुछ दिन तो क्या, तुम चाहो तो पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ रह सकते हो। फिर अगले दिन जब किम तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे दो पुलिस वाले रोककर उससे कुछ पूछताछ करते हैं। वो किम को उसके बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इस आदमी ने अपनी वाइफ के साथ साथ एक बच्चे का भी मर्डर किया है, तो क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी इस वक्त कहाँ है। किम कहती है कि मेरी पिछले कुछ दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई, इसलिए मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि ये कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब कुछ बताने के लिए तुरंत ही अपने घर वापस जाती है।
वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड इस समय बाथरूम में शॉवर ले रहा था। किम उसे पुलिस वालों के बारे में बताती है, तो बदले में उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम किसी को कुछ मत बताना। किम कहती है कि किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ सकती है, इसलिए हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसके जवाब में उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम किसी को कुछ मत बताना। तभी अचानक से उसके घर की बेल बजती है और जब किम दरवाजा खोलने के लिए वहां पर जाती है तो बुरी तरह से शॉक हो जाती है। दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही खड़ा था। वो सोचती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ है तो वो बाथरूम के अंदर शावर कौन ले रहा था। वो डोर ओपन करके अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी कहानी समझाती है। तभी अचानक फ्लैशबैक के एक सीन में ये दिखाया जाता है कि किस तरह किम के बॉयफ्रेंड ने अपनी वाइफ और बच्चे को मारा था। वो पहले ही 2 मर्डर कर चुका था, तो इस शॉवर वाले आदमी से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक हथौड़ी लेकर उस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो शॉवर लेने वाला आदमी किम से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। किम देखती है कि इस घर की सारी दीवारें खून से लाल हो चुकी हैं और हर तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाथरूम के अंदर बंद ये आदमी असल में एक इविल स्पिरिट है और फिलहाल उन दोनों की जान खतरे में थी। किम का बॉयफ्रेंड उससे निपटने के लिए जैसे ही बाथरूम का गेट खोलता है वैसे ही ये सीन कट हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात जाहिर है कि उस दिन उस इविल स्पिरिट ने किम और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दिया होगा। इस दूसरी कहानी के खत्म होने के बाद केयरटेकर उसे एक तीसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी का नाम है ब्रोकर और ये उसी ब्रोकर की कहानी है जिसने उस राइटर को यहाँ एक रूम रेंट पर दिलवाया था। ये ब्रोकर उस समय इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 708 में रहा करता था। रात के समय वो डिनर करते हुए किसी से बातें कर रहा है। पहले तो ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि टेबल के दूसरी तरफ शायद उसकी वाइफ है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये असल में एक डॉल है जिसे वो यहाँ अपनी वाइफ की तरह रखता है। खैर अगले दिन जब वो अपने काम से वापस लौटा तो हम देखते हैं कि इस कमरे के अंदर पॉलीथीन में लिपटी हुई एक डेड बॉडी रखी हुई है। ये डेड बॉडी असल में इस ब्रोकर के वाइफ की ही थी, जिससे पता चलता है कि ये आदमी कोई साइकोपाथ है जिसने किसी वजह के चलते अपनी वाइफ को मार डाला और तब से ही वो एक डॉल को अपनी वाइफ बनाकर अपने साथ रखता है। कुछ घंटों बाद उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी उस जगह से गायब है और साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि बाथटब से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है। वो टैप बंद करने के लिए जब उस तरफ जाता है तो वहां पर एक हाथ को देखता है जो खुद ही उस टैप को बंद कर रहा था। ये सब कुछ देखकर वो काफी डर जाता है और तुरंत ही एक दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। इसके बाद कुछ आवाजें सुनकर उसे महसूस होता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी अब पॉलीथीन से बाहर आ रही है। ये सब कुछ होता देख तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि तुरंत ही अपने आप को एक अलमीरा में बंद कर लेता है। लेकिन तभी हल्की रोशनी में उसकी नजर पड़ती है उस डॉल पर जो खुद भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई थी और तभी अचानक से ये सीन यहाँ पर कट जाता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ जिनवू केयरटेकर से पूछता है कि उस दिन उस ब्रोकर का क्या हुआ। केयरटेकर कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही उससे मिलकर ये बात पूछ लो। अगले सीन में हम जिनवू को उस ब्रोकर से बात करते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उस दिन वो ब्रोकर मरा नहीं था बल्कि उस इविल स्पिरिट ने उसके दोनों हाथ काट दिए। इस आदमी का मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो जिनवू के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो कुछ अजीबोगरीब सी बातें करते हुए जिनवू को किसी कल्ट, एविल स्पिरिट और चर्च के बारे में बताना चाहता था। फिर अगले दिन जिनवू अपने पब्लिशर के पास जाकर उसे ये तीनों कहानियां दिखाता है। पब्लिशर कहता है कि ये कहानियां बहुत अच्छी हैं और काफी ज्यादा हॉरर भी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कहानियां थोड़ी छोटी हैं और सिर्फ 3 कहानियों से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ऐसी ही कुछ और कहानियां भी लानी होंगी। जिनवू को इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए वो कुछ और कहानियों के चक्कर में अगले दिन फिर से उस मेंशन के केयरटेकर से जाकर मिलता है। जिनवू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मेंशन से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां उसे बताए, लेकिन केयरटेकर कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें काफी कुछ बता चुका हूँ और वैसे भी ये जगह सेफ नहीं है तो तुम्हें बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन जिनवू उससे जिद करने लगता है कि उसे किसी भी हाल में इस मेंशन से जुड़ी हुई और कहानियां जाननी है। केयरटेकर उसे मना करता है, लेकिन फिर भी जिनवू अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि कुछ और कहानियां जानने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। केयरटेकर उसकी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी मांगने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। खैर इसके बाद वो जिनवू को एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। इस कहानी का नाम है अ फॉरेन फ्रेंड और ये घटना इस बिल्डिंग के रूम नंबर 604 की है। टाइको नाम का एक लड़का पहले कभी इस रूम में रहा करता था। फिर एक दिन उसका एक फ्रेंड जिसका नाम शूमिन था उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया। शूमिन पिछले 1 साल से अब्रॉड में स्टडी कर रहा था, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से वो अपने घर जाने के बजाय टाइको के साथ ही कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आया था। फिर डिनर के समय शूमिन नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड के फेस पर काफी सारे पिंपल्स होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा इचिंग होने के बावजूद भी वो अब तक डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर बात की जाए इस खाने की तो शूमिन देखता है कि ये सारा का सारा खाना सड़ा हुआ है, लेकिन उसका दोस्त टाइको इस खाने को ऐसे खा रहा था जैसे कि मानो ये बिल्कुल फ्रेश और डिलीशियस हो। शूमिन के लिए ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी कि उसका दोस्त ये किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है। फिर अगले दिन जब टाइको कहीं बाहर गया था तो शूमिन देखता है कि फ्रिज के अंदर रखा हुआ सारा खाना पहले से ही सड़ा हुआ था। साथ ही साथ गंदगी की वजह से इस घर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। शूमिन इन सब बातों से इरिटेट होकर घर की साफ सफाई करने लगता है।
लेकिन इसके बाद जब वो क्लीनिंग के लिए टाइकू के रूम में जाता है तो देखता है कि इस कमरे की दीवारों पर हर तरफ काले धब्बे हैं। यहाँ दीवार पर उसके दोस्त टाइकू की एक फैमिली फोटो लगी थी जो काले धब्बों की वजह से बिल्कुल सड़ने की हालत में थी। शूमिन कमरे की अच्छे से साफ सफाई करके इसे पहले से बेहतर बना देता है। फिर रात के समय जब टाइकू अपने घर वापस आता है तो यहाँ पर हुई साफ सफाई को देखकर वो शूमिन से झगड़ा करने लगता है। अपने कमरे को पूरी तरह से बदला हुआ देख वो शूमिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा करने की। शूमिन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके दोस्त को यह हो क्या गया है। वो सोचने लगता है कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है और वैसे भी जिस घर की दीवारों पर इस तरह के काले धब्बे होते हैं इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ जरूर कोई इविल स्पिरिट रहती है। वो फैसला करता है कि अब वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद अपना बैग पैक करते समय उसे कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है और इसके बाद जब वो टाइकू के रूम में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। शूमिन देखता है कि जिस कमरे को अभी कुछ देर पहले ही उसने साफ किया था वो फिर से बिल्कुल पहले जैसा ही बन चुका है। दीवारों पर फिर से वही काले धब्बे हैं और ये फैमिली फोटो भी पहले के जैसी ही सड़ी हुई नजर आ रही है। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसका दोस्त टाइकू अपने मुंह पर हाथ रखे हुए इस कमरे के अंदर आता है। इसके बाद जब वो अपने चेहरे से हाथ हटाता है तो शूमिन देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और अपने कदमों को पीछे लेते हुए उससे दूर जाने लगता है। तभी अचानक से उस तस्वीर से काले धब्बों वाले 2 हाथ निकलकर शूमिन को पकड़ लेते हैं। उसका दोस्त टाइकू हंसते हुए इस रूम से बाहर चला जाता है और फिर इसके बाद ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब यहाँ ये बात तो ऑब्वियस है कि शूमिन भी उस दिन इस मेंशन में मारा गया होगा। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ हम जिन्वू और उस केयर टेकर को देखते हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी इस मेंशन में जो ये एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग कुछ कल्ट करने वाले लोगों ने बनवाई थी, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। केयर टेकर उसे एक रूम की चाबी देता हुआ कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही वहां जाकर इसके पीछे की सच्चाई पता कर लो। ये चाबी थी इस बिल्डिंग के रूम नंबर 1504 की जो पिछले काफी सालों से बंद ही रहा है। जिन्वू को इस कमरे में एक टेप मिलता है तो वो इसे प्ले करने के लिए अपने टेप रिकॉर्डर में लगाता ही है कि ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम जिन्वू की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उससे इस बात से काफी नाराज है कि आज उसका बर्थडे है और जिन्वू ने उसे अभी तक विश नहीं किया। इसी बीच उसकी नजर जिन्वू के उस टेप पर पड़ती है जिसमें उसने केयर टेकर की शुरू की 3 कहानियों को रिकॉर्ड किया था। उसकी गर्लफ्रेंड जब इस कैसेट को प्ले करती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि इस टेप के अंदर सिर्फ जिन्वू की ही आवाज थी। इस टेप को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो जिन्वू अपने आप से ही कुछ बातें कर रहा हो। जिन्वू ने अपनी गर्लफ्रेंड को वहां जाने से पहले उस मेंशन के बारे में बताया था तो वो समझ जाती है कि इस वक्त वो एक बड़ी मुसीबत में है। यहीं दूसरी तरफ जब जिन्वू उस टेप को प्ले करता है तो इसके अंदर उसे केयर टेकर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो जाहिर है कि तुम इसके पीछे का सच जरूर जानना चाहते हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये 5वीं कहानी किसी और की नहीं बल्कि उस केयर टेकर की ही थी। इस रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह इस मेंशन में लक बाई चांस ही आया था। फर्क बस इतना है कि तुम यहाँ कुछ स्टोरी जानने के लिए आए थे और मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ चोरी करने के लिए आया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उस केयर टेकर की कहानी दिखाई जाती है। आज से काफी साल पहले वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। इन लोगों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग शैतान की पूजा करने वाले किसी कल्ट ने बनवाई थी, लेकिन अब वो मर चुका था और अभी भी उसका काफी सारा पैसा उसके रूम में ही पड़ा है। इन दोनों को थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन पैसों के लालच में ये उसके रूम में पहुंच ही जाते हैं जो कि था इस बिल्डिंग का रूम नंबर 1504। यहाँ पर उन दोनों को एक लाश मिलती है जो असल में उसी कल्ट की थी जो डेमन वर्शिपिंग किया करता था। ये देखते हैं कि उसके पैरों में घुंघरू जैसी कोई चीज बंधी है और जिस कपड़े से उसकी लाश को ढक रखा था उस पर डेमन वर्शिपिंग से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई थी। केयर टेकर कहता है कि मैंने सुना है कि इस कल्ट की लाश को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। तभी इनको नजर आता है कि उस लाश के मुंह के अंदर एक चाबी रखी हुई है। उसके दोस्त के मना करने के बावजूद केयर टेकर उसके मुंह से वो चाबी निकालकर सामने रखी अलमारी के पास जाता है और फिर जैसे ही वो उस चाबी को लगाकर अलमारी खोलता है तो देखता है कि अंदर सच में ही काफी सारे पैसे रखे हुए थे। इन पैसों को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि हम दोनों अब अमीर हो गए। वो जल्दी से उन पैसों को अपने बैग में भरने लगता है कि तभी अचानक उसके फ्रेंड को घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो नोटिस करता है कि उस कल्ट की लाश यहाँ से गायब हो चुकी है और इससे पहले कि ये बात वो अपने दोस्त को बता पाता उसे केयर टेकर भी इस कमरे में कहीं नजर नहीं आता। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वो इविल स्पिरिट नजर आती है जिसे इन दोनों ने गलती से जिंदा कर दिया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पैसे और अपने दोस्त की परवाह किए बिना तुरंत ही इस बिल्डिंग से बाहर भागता है। अपनी कार में पहुंचकर वो इसे स्टार्ट करके यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त केयर टेकर भी वहां आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। तो केयर टेकर उसे बड़ी ही धीमी सी आवाज में कहता है कि मैंने उस कमरे में कुछ देखा है, क्या तुम भी उस चीज को देखना चाहोगे। वो डरते हुए कहता है कि मुझे वैसा कुछ भी नहीं देखना और हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उसकी नजर केयर टेकर के पैरों पर पड़ती है
जो असल में केयर टेकर के नहीं बल्कि उस लाश के पैर थे जिस पर उन दोनों ने घुंघरू बंधे हुए देखा था। तो इसका मतलब ये साफ है कि केयर टेकर अब मर चुका था और इस एविल स्पिरिट के पास ये ताकत है कि वो जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकता है। फिर केयर टेकर का दोस्त भी उस रात मारा जाता है और इसी के साथ ये कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। ये सब कुछ जानने के बाद जिन्वू समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसी बीच उस केयर टेकर को इस कमरे की तरफ आता देख वो तुरंत ही जाकर उस अलमारी में छुप जाता है जहाँ उन दोनों को बहुत सारे पैसे मिले थे। उसे पता था कि जिन्वू इस अलमारी के अंदर ही छुपा हुआ है। केयर टेकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी मांगने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। खैर, तुम्हारे साथ मेरा समय अच्छा बीता और मैं तुम्हें जरूर मिस करूंगा। इसके बाद वो उस अलमारी को बंद करके वहां से जाने लगता है और जिन्वू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है कि जाते जाते उस एविल स्पिरिट ने अब जिन्वू का ही रूप धारण कर लिया है। असली जिन्वू यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी ये कोशिशें कोई काम नहीं आती और अब शायद उसे मरते दम तक इसी मेंशन में ही रहना होगा। इसके कुछ घंटों बाद जिन्वू की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए इस मेंशन में आती है कि देखकर उसे काफी राहत मिलती है कि जिन्वू बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन असल में तो ये वो एविल स्पिरिट है जो इससे पहले यहाँ केयर टेकर के रूप में रहा करता था। इस लड़की को यहाँ देखकर वो समझ जाता है कि ये जरूर जिन्वू की जान पहचान की ही कोई है और इसीलिए वो उसकी तरफ देखता हुआ एक बड़ी ही नकली सी स्माइल देता है। लेकिन जिन्वू की गर्लफ्रेंड के एक्सप्रेशंस को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि शायद उसे ये समझ आ गया है कि ये उसका बॉयफ्रेंड जिन्वू नहीं है बल्कि उसके शरीर के अंदर कोई दूसरा ही इंसान है। और ऐसे ही सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। इस मूवी का नाम है घोस्ट मेंशन और अगर बात की जाए इसके एंडिंग की तो ये असल में एक ओपन एंडेड एंडिंग है जहाँ ये बात पूरी तरह से दर्शकों के ऊपर छोड़ी गई है कि वो अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इसके आगे की कहानी को जैसे चाहे वैसे एज्यूम कर सकते हैं।